कि हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा, कि हर किसी को नहीं चढ़ता फौजी बनने का नशा, जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए, जिगर चाहिए जवानी बर्बाद करने के लिए। जय हिंद साथियों, मां भारती के लाडलों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराल ऑनलाइन क्लासेस में। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वकुशल होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जिन फौजी भाइयों का जीडी का पेपर हो चुका है वो अब तैयार हो जाइए और बाजुएं कस लीजिए जो फिजिकल है उसकी तैयारी के लिए, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। पेपर का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर किसी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि सारा जो नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स हैं वो अच्छे हो जाएंगे। तो अब आपको तैयारी करनी है फिजिकल की, ठीक है। फिजिकल के अंदर पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आर्मी कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, ठीक है। आपको अपनी क्वालिटी दिखानी पड़ेगी अगर आपको फिजिकल में पास होना है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। दुगनी मेहनत से, जितनी प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए करिए आपने रिटन एग्जाम के लिए, उससे दुगनी ताकत फिजिकल एग्जाम के लिए करनी पड़ेगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की हम क्लास लेके आए हैं जो आर्मी ट्रेडमैन का पेपर हुआ है 10th पास का, उसके जो क्वेश्चन हमारे पास बच्चों ने भेजे हैं उनका एनालिसिस करके हम ये क्लास आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। जिन बच्चों का आगे पेपर होगा वो ये क्लास जरूर देखें, जिससे कि उन्हें पेपर के पैटर्न का पता चल जाए। इसके अलावा मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपके इतने बच्चों के कमेंट आए हैं, रिव्यू आए हैं हमारी बुक्स के बारे में। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमारी बुक्स है वो बहुत ही बेहतरीन है और पेपर आपको इसी के अंदर से मिलेगा। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे और ऐप के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी बुक में से पढ़ा था और हमारा पेपर बहुत ही बेहतरीन हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि हमारा बेस था वो क्या था, पूरा मजबूत था, जो पिछले आर्मी के पेपर हुए थे जीडी के। और इसके अलावा जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस पेपर अपलोड करे थे उन्हीं को बेस बना के हमने क्या करी थी, जो हमारी बुक थी उसमें प्रैक्टिस पेपर आपको प्रोवाइड कराए थे और आपको उससे रिजल्ट मिला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो बच्चे अब आगे तैयारी करेंगे आर्मी जीडी के लिए, तो मैं फिर से रिकमेंडेड करूंगा कि हमारी जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप खरीदें और पढ़ें। इसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर ई बुक के रूप में भी सारी बुक्स अवेलेबल है, आप वो परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो किसके लिए हैं, ट्रेडमैन 10th पास के। ऑप्शन मैं अपनी तरफ से लेके आया हूं। हर क्लास के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऑप्शन दूं आपको क्वेश्चन में और उससे एक दो क्वेश्चन और हम क्या करें, तैयार कर सकें, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है। इसके अलावा मैंने एक क्लास भी ली थी जिसमें कि आपको कहा था कि आर्मी जीडी के जितने क्वेश्चन आए हैं वो आप एक बार क्या कर लीजिए, उनको हमारी जो एनालिसिस से क्लासेस है वो आप जरूर देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। और जीके का और मैथ का क्वेश्चन वहां से आ सकता है उसी पैटर्न पे। तो देखिए वहां से ही आया है, उसी पैटर्न पे ट्रेडमैन का भी पेपर आया है, बहुत ही सिंपल पेपर आया है, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो है सामान्य विज्ञान का। तो मैंने आपको कंप्लीट सामान्य विज्ञान में जो क्लासेस ली थी, बच्चों के यहाँ से भी बहुत अच्छे रिव्यूज आए हैं कि सर जो आपने क्लास में क्वेश्चन कराए थे, क्विक रिवीजन सेशन लिए थे, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप आगे तैयारी कर रहे हैं तो उन क्लासेस को भी देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि अब वैकेंसी बहुत जल्दी जल्दी आती रहती है, तो आपको अब तैयारी करनी है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी है, कुछ सोच के रुक गए, वो अब आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे नेक्स्ट वैकेंसी आएगी आपको भी क्या करना है, मौका मिल जाएगा अग्निवीर बनने का, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया है ज्योति तीव्रता का मात्रक है, यानी कि जो ज्योति तीव्रता है उसका मात्रक है। तो हमने मात्रक वाली एक क्लास के अंदर कंप्लीट मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी और करवाए थे क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन हमने करे थे। उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। मैंने आपको 7 बेसिक यूनिट बताए थे, ठीक है, 7 बेसिक यूनिट। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला, जो कि क्या है, एक हमने मूल मात्रक पढ़े थे ना, उनमें से एक है। और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सीडी। क्या होता है, सीडी। इसके अलावा हम बात करें जूल, तो जूल किसका मात्रक होता है, जूल होता है ऊर्जा का, ठीक है। किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। मीटर पर सेकेंड तो बहुत ही सिंपल है, किसका होता है, स्पीड, यानी कि गति का मात्रक होता है। और किलोवाट घंटा किसका होता है, विद्युत का मात्रक होता है। किसका होता है, विद्युत का मात्रक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कैंडेला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। मनुष्य का पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी कि जो छोटी आंत होती है वो क्या होती है, सबसे लंबा भाग होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल और प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड टाइम्स आ चुका है, बहुत बार मैंने करवा दिया एनालिसिस की। हर क्लास के अंदर मैंने आपको शायद सारे अम्ल बता दिए जो इंपॉर्टेंट थे।
तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। इसके अलावा हम बात करें सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है, सिरका के अंदर पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है सर, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली के अंदर। किसमें पाया जाता है, इमली के अंदर पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक के अंदर। ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहली शिफ्ट में। चींटी के डंक के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें किसकी, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नींबू और संतरा। तो नींबू और संतरा के अंदर पाया जाता है साइट्रिक अम्ल, या सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल, एक ही बात होती है, ठीक है। तो साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल कहते हैं इसे। ये पाया जाता है किसके अंदर, नींबू व संतरे के अंदर, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें गेहूं के अंदर, तो कौन सा, ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि टमाटर के अंदर 10 अम्ल पाए जाते हैं कम से कम, ठीक है। उसके अंदर ऑक्जेलिक भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैलिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक पाया जाता है। तो लगभग 10 अम्ल होते हैं टमाटर में, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में ऑक्जेलिक दिया है तो ऑक्जेलिक, अगर ऑक्जेलिक ना दे के मैलिक दे दे तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैलिक ना दे तो साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है टमाटर के अंदर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 10 पाए जाते हैं, वो किस में आपको कैसा उसका बना के देखिए कौन सा अम्ल दे दे ऑप्शन में, उसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, ऑक्जेलिक अम्ल की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, चांदी पर जंग लगने पर कौन सा रंग हो जाता है, ठीक है। तो जब हमने परिवर्तन पढ़े थे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा जब धातु अधातु की क्लास ली थी, उन दोनों क्लासेस में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि जब चांदी पर जंग लगता है तो उस पर कौन सा कलर हो जाता है, काला कलर हो जाता है। इसलिए चांदी के बर्तनों को खुले में नहीं रखते, क्योंकि वो क्या करते हैं, नमी से ओजीकृत होकर काले कलर के हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा कलर हो जाता है चांदी का, काला कलर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना अभिक्रिया है। अब देखिए लोहे पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है। अब ये दो तरीके से है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो होती है ये रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में क्या दिया था, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। या फिर अगर आपसे अभिक्रिया का भी नाम पूछ ले कि कौन सी होती है रासायनिक के अलावा, तो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडॉक्स का मतलब होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसमें ये, ठीक है, तो इसमें क्या है, या तो आपको रासायनिक अभिक्रिया पूछा होगा या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, ये दोनों ही क्या है इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन में जो आपको दे रखा है वो आप टिक लगा सकते हैं, इनमें से कौन सा आंसर दे रखा है, ठीक है। अगला है, धातु अम्ल से अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो बहुत ही सिंपल है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाती है। कौन सी बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है हर टाइम, ठीक है। तो आपको पता होगा, मैंने इसका आपको कंप्लीट एक स्टेटमेंट भी बताया था। क्या बताया था कि जैसे धातु ले लिया हमने, क्या, सोडियम, प्लस इसको कराएंगे किससे, अभिक्रिया अम्ल से, मान लीजिए HCl, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो साधारण लवण है, प्लस कौन सी गैस निकलेगी यहाँ से, H2, ठीक है। क्या हो जाएगी, बैलेंस आप कर लेना इसको, यहाँ पे Na+Cl करेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गई, 2Na है 2Na हो गया, 2Cl है 2Cl हो गया, H2 है तो 2 हो गया, ठीक है। तो 2Na+2HCl करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गई, ये तो है धातु, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी करवाया था मैंने आपको, ये धातु है, ये क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये तो बन गया लवण, और ये क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन में या तो मिला होगा चावल, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में होते हैं। अगर चावल ना दिया होगा तो गेहूं दिया होगा, ठीक है। क्या दिया होगा, गेहूं दिया होगा, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला है, अत्यधिक ध्वनि से कौन सा प्रदूषण होता है। बहुत ही सिंपल, कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा है। इससे बेसिक क्या होगा, अगर आपको पता है कि ज्यादा नॉइज हो तो कौन सा पोल्यूशन होता है, नॉइज पोल्यूशन, यानी कि कौन सा प्रदूषण होता है सर, ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सा होता है, ध्वनि प्रदूषण। अब ये बेसिक क्वेश्चन ही तो है, ध्वनि प्रदूषण, क्या राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन थे किसके, जो सामान्य विज्ञान के बच्चों ने हमारे पास भेजे थे वो क्वेश्चन। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो गणित के भेजे, गणित के भी बहुत प्यारे क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भेजे थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 65 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत है। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 65 पैसे हैं, 5 रुपए, तो 1 रुपए में कितने होते हैं, बोले सर 1 रुपए के अंदर होते हैं 100 पैसे। कितने होते हैं 1 रुपए में, बोले 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो 5 रुपए में कितने पैसे हो जाएंगे, बोले सर 500 पैसे हो जाएंगे।
गुणा करेंगे 100 से, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 एकम 5, 13 पंजे 65, यानी कि कितना हो जाएगा 13%। कितना हो जाएगा 13%। अब इसमें क्या करना था, कोई कैलकुलेशन कुछ ही नहीं करना है। अब ये तो आपको पता ही होगा कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। आजकल तो पैसे चलना बंद हो गए, पहले चलते थे, ठीक है, 10 पैसे चलते थे, 50 पैसे चलते थे, देखा होगा 50 पैसे तो आपने। अगला है 2500 रुपए की धनराशि का 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 महीने का ब्याज होगा। देखिए थोड़ा सा इसने क्या कर दिया, यहाँ पे वर्ष की जगह महीने कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, 4/12 करना है, तो ये क्या हो जाएंगे वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन कितना दे रखा है सर 2500 दे रखा है, टी यानी कि टाइम कितना दे रखा है तो 4/12, ठीक है। अब वर्ष में हो गया 12%, यानी कि रेट है 12%, बटा करेंगे क्या 100, यानी कि गुणा करेंगे 100 से, ठीक है। 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहां से क्या हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा था, बस आपने गलती नहीं करी होगी, यहाँ पे 4 महीने को पड़ा होगा, यहाँ पे अगर आप 12 नहीं करेंगे बटे में तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साल में निकाला जाता है ब्याज, उसने क्या करा है महीने दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एबीसी अनुपात वाला क्वेश्चन। देखिए जीडी के हर शिफ्ट के अंदर अनुपात का क्वेश्चन पूछा गया था। जब हमने जीडी की एनालिसिस क्लासेस ली थी तब आपको कहा था कि जिनके नेक्स्ट पेपर है ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट, वो भी तैयार कर लीजिए, जो अनुपात वाले प्रश्न है ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे रखा है 1 2 3, और इनका योग है 240। तो मान लीजिए 1 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो ये जो 6 अनुपात है ये किसके बराबर है, बोले सर 240 के बराबर है। यहां से हम एक अनुपात की वैल्यू निकाले तो कितनी आ जाएगी 240/6 करेंगे तो 6 चौके 24, 40 आ गए। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 40। हमें पूछा है बी, तो बी कितना अनुपात है सर 2 अनुपात है, तो 2 गुणा 40 करेंगे तो बी कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्स मान के भी कर सकते हैं आप इसको, x 2x 3x करके कैसे कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल का क्वेश्चन आया है इस बार, कि 4 2 9 0 6 के 2 3 से विभाजित है तो k का न्यूनतम मान क्या होगा। तो जब हमने डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था, ठीक है, क्लास ली थी, तब मैंने आपको बताया था कि 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि जो सारी संख्याएं हैं उनका योग है वो 3 से क्या होना चाहिए भाग होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। तो इनको हम जोड़ देते हैं, तो देखिए 4 + 2 + 9 + 0 + 6 + k + 2 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 से पूरा पूरा भाग अगर इसका चला जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो 4 और 2 कितने हो गए 6 हुए, 9 और 6 15 और 6 21, ये 2 23, जीरो को जोड़ेंगे, जीरो तो जीरो रहता है, तो कितना हो जाएगा ये 23 + k/2। अब के का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि वो क्या हो, सॉरी यहां पे 3 होगा, ये 3 कर दीजिए। तो अब के का वह न्यूनतम मान क्या होगा जो अगर हम 23 में जोड़े तो वो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो आप बोलोगे सर के बराबर 1 रख दीजिए आप। अगर के बराबर हम 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 23 + 1/3, यानी कि 24/3, यानी कि पूरा पूरा भाग जाके क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो के का वह न्यूनतम मान क्या होगा 1 होगा, जिससे ये संख्या क्या हो जाएगी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों का गुणज है। तो देखिए 4 और 6 क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, कोर और वाला बताया था कि जब भी और आ जाए और संख्याएं पूछे तो हमें क्या करना है इनका एलसीएम लेना है। तो 4 और 6 का आप क्या निकाल दीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। तो 4 और 6 का एलसीएम बोलोगे सर 12 हो गया। अब क्या करना कुछ नहीं करना, 100/12 कर दीजिए। कितनी बार जा रहा है 12 8 96, यानी कि 8 ऐसी संख्याएं होगी जो 4 और 6 दोनों का गुणज होगी। अब आपको ऐसे नहीं करना है कि 4 का पहाड़ा लिखने लगे 4 8 12 16, फिर 6 का लिखने लग गए, फिर दोनों में मिलाने लग गए, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए और आ रहा है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम होगा उसको जो संख्या दे रखी है बीच की, जैसे 1 से 100 तक की, तो 100 बटा जो संख्या एलसीएम आएगा उसका डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 12 से 100 का डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है, 12 8 96, यानी कि 8 संख्याएं होगी जो 4 और 6 दोनों के गुणज होगी, ठीक है 100 तक की। अगला क्वेश्चन है x का 45% 60 से ही 3/10 के बराबर है तो x का मान क्या होगा।
देखिए थोड़ा डेटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही था, ठीक है। डेटा कुछ बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो थोड़ा भूल जाते हैं, कुछ आपके जो डेटा है वो इधर उधर हो सकता है, तो आपको माइंड नहीं करना है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो मैं सोल्व करा रहा हूँ वो क्वेश्चन इसी पैटर्न से सोल्व होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है एक्स का 45%, यानी कि एक्स गुणा 45/100 किसके बराबर है, बोले सर 60 से ही 3/10। देखिए 60 से ही 3/10 मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो 60 को 10 से करेंगे तो 600 प्लस 3 करेंगे तो 600, 3 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 603/10। एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, यहां से काट दीजिए 5 से, 9 पंजे 45, 5 दूना 10, ठीक है। इसको काटेंगे हम 9 से, तो 9 से काटेंगे, देखिए 9 छिकी 54, कितना बच गया 6 बच गया, 7 नामी 63। तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 67 गुणा 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, हासिल किया 1, 6 दूनी 12 और 13 134, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 134 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का आ गया। इसका एक फॉर्मूला होता है बदमाश छोरा, ठीक है, बदमाश छोरा, MC² का गाना था बदमाश छोरा, तो ये बोर्ड मास के नियम से होता है, ठीक है। एक बोर्ड मास का नियम होता है बदमाश का, उससे तो सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि ये सोल्व होगा। तो देखिए एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से करते हैं इसको सोल्व हम, तो 14 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 5 गुणा 2, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से ब्रैकेट यानी कि करली ब्रैकेट, हमने अंदर वाला सोल्व कर दिया, अब करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए 14 डिवाइड बाई ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले होगा मल्टीप्लाई, तो 5 दूना 10, 4 तिया 12, तो 12 प्लस 12 माइनस 10 करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा 12 में से 10 क्या, तो कितना बचा 2, 12 और 2 14, यानी कि 14 को डिवाइड करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आपका राइट आंसर भी यही हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चनों को सोल्व करना है, पूरा टाइम देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सिंपल सा एक फॉर्मूला, हर बार मैं बता रहा हूं एनालिसिस की क्लास के अंदर, क्या चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। यहां पे क्या पूछा है हमें, दूरी पूछी है, तो यहां से हम निकालेंगे दूरी क्या हो जाएगी, वह बोलोगे सर चाल गुणा समय, दूरी हो जाएगी चाल गुणा समय। अब वहां पे इसने एक चीज थोड़ा सा क्या करा है, ट्विस्ट कर दिया। चाल दे रखी है 24.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन टाइम दे रखा है मिनट के अंदर, तो इसको भी किस में करेंगे हम, घंटे में करेंगे, तो 10/60 करेंगे, बस यही इसका थोड़ा ट्विस्ट था। एक जीरो से एक जीरो काट गया। अब यहां से आप सोल्व करेंगे तो देखिए यहां पे हटा लीजिए आप पॉइंट और बटा लिख दीजिए 10। अब 6 से काट दीजिए, तो 6 चौके 24, 0 8 छिकी 48, तो 40.88 कुछ आएगा, बटे में 10 है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं 4.08 किलोमीटर लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं 4.08 किलोमीटर। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि अगर उसने स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर, तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए। अगर मिनट में है तो उसको घंटे में परिवर्तित करेंगे, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तब ये क्वेश्चन का आंसर आप सही निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग रखेंगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं। जब क्वेश्चन बोल रहा है उसी से पता चल रहा है, 7 भुजाओं से यानी कि सप्तभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोले सप्तभुज कहा जाता है 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन किसके थे, गणित के क्वेश्चन भी हमने कर लिए, यानी कि सामान्य विज्ञान के कर लिए, गणित के कर लिए। अब बच्चों ने कुछ क्वेश्चन जीके के भी भेजे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको करा देता हूं। जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों ने हमारे पास भेजे कि हाँ सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे प्रश्न तो बच्चे भी नहीं भेज पाते, क्योंकि 50 क्वेश्चन किसी को एग्जैक्टली याद नहीं रहते हैं, ठीक है। बच्चे क्या हो जाते हैं, स्लिप आउट हो जाते हैं माइंड से, लेकिन जो उनको याद रहते हैं वो क्वेश्चन उन्होंने हमारे पास भेजे हैं। तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री आपको पता होने चाहिए कौन है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। क्या है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था। बहुत ही प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है,
सन 2000 के अंदर। कब हुआ था? 2000 के अंदर। सन 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ था? तो वो हुआ था उत्तराखंड। कौन सा हुआ था? उत्तराखंड अलग हो गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड हो गया था। ठीक है, अगला है प्रथम सीडीएस की नियुक्ति कब हुई थी? तो जब मैंने आपको जनरल जो साइंस के क्वेश्चन कराए थे उसमें पहली क्लास हमने ये ली थी कि सेना के बारे में जो बेसिक जानकारी आपको बताई थी, वहां पे मैंने आपको सीडीएस के बारे में बताया था, स्पेशली बिपिन रावत के बारे में कंप्लीट चीजें आपको बताई थी कि वो भारत के क्या थे, पहले सीडीएस थे और उनकी नियुक्ति कब हुई थी। तो मैंने आपको डेट लिखवाई थी 31 दिसंबर 2019। क्या लिखाई थी? 31 दिसंबर 2019 को क्या हुई थी? प्रथम सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। सीडीएस का मतलब होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो प्रमुख होता है, रक्षा प्रमुख, उसे क्या कहते हैं? सीडीएस कहते हैं। ठीक है, और पहले सीडीएस कौन थे? हम बात करें प्रथम सीडीएस की तो जनरल बिपिन रावत थे। कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, और इनका अब क्या हो चुका है? देहांत हो चुका है 22 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर। क्या हो चुके हैं ये? इनकी मृत्यु हो चुकी है। हम बात करें प्रेजेंट के अंदर कि प्रेजेंट में भारत का जो सीडीएस है वो कौन है, तो वर्तमान में जो सीडीएस है वो है जनरल अनिल चौहान। कौन है? जनरल अनिल चौहान है भारत के रक्षा प्रमुख। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चौहान, जनरल अनिल चौहान क्या है? वर्तमान में सीडीएस है, यानी कि रक्षा प्रमुख है इंडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है पॉलिटी का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? या ऐसे भी पूछ सकता है कौन है प्रेजेंट में। देखिए, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है? जगदीप धनखड़ जी, राजस्थान के ही हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनकी जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 6 साल। लेकिन जो सभापति का कार्यकाल होता है, हम बात करें सभापति के कार्यकाल की, तो जो सभापति का कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जो सभापति होता है ना उसका कार्यकाल तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो मैंने अभी आपकी जस्ट एक दिन पहले एक क्लास ली थी जिसमें कि मैंने आपको सारे बांध बताए थे, किस नदी पे स्थित है वो भी बताई थी, जस्ट इससे जो पिछली क्लास थी उसके अंदर। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा के अंदर। किस राज्य में है सर? ओडिशा राज्य के अंदर है। ठीक है, और कौन सी नदी पे बना हुआ है? अगर किस नदी पे पूछ ले तो बता सकते हैं आप, महानदी पे है। ठीक है, किस नदी पे स्थित है? महानदी पे। उड़ीसा राज्य में महानदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो राजाजी नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर है। राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तराखंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हीरा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हीरा सबसे ज्यादा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एमपी में। कहाँ पे पाया जाता है? एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, हीरा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल सा पूछा था ये भी। डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, डीआरडीओ का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है समीर वी कामत। क्या है? कौन है? समीर वी कामत है। हमारे जो डीआरडीओ हैं उसके प्रेजेंट के अंदर जो अध्यक्ष है वो है समीर वी कामत। तो ये क्वेश्चन थे जो बच्चों ने हम तक भेजे थे, और हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको अच्छे से इनको एक्सप्लेन करके बता सके। जिन बच्चों के आज पेपर हैं आगे वो इनको जरूर स्टडी कर लें। इसके अलावा जो बच्चे आगे तैयारी करेंगे आर्मी की, ट्रेडमैन की, वो भी इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, जिससे कि उन्हें नेक्स्ट में जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसका पता चल जाएगी क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकता है, कहां से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है, कैसे उसकी जो अप्रोच रहती है क्वेश्चन पेपर सेट करने की वो क्या रहती है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे आपको पेपर के बारे में उतनी ही ज्यादा नॉलेज होगी, आपका माइंड उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसेसिबल हो जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता था, आप और बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बच्चा अग्निवीर वायु की भी वैकेंसी चली हुई है, अग्निवीर वायु की जो तैयारी कर रहा है, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम अग्निवीर वायु की भी क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐप को डाउनलोड करते ही आपको एक बुक है फ्री दी जाएगी, ई बुक। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो चलती रहती है, ठीक है, एग्जाम हो या ना हो, टेस्ट सीरीज चलती रहती है, क्वेश्चन बैंक हम प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा ई बुक के रूप में हमारी जितनी भी बुक मार्केट में है वो आपको नहीं मिल पा रही है या परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ई बुक में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप 5 दिन में पढ़ के एग्जाम क्लियर, 5 दिन में कभी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, पूरे बेसिक के साथ आपको तैयारी करनी होती है और उसके लिए बुक्स बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।